नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आजम। एक तारीखी मुकदमा, एक तारीखी फैसला, एक तारीखी दिन। इंतज़ार था सबको कि आज से शायद समाअत शुरू हो जाएगी। समाअत शुरू हुई भी, लेकिन शुरू होते के साथ ही टल भी गई। दरअसल बाबरी मस्जिद मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत 29 जनवरी को होगी, यानी इसी महीने 29 जनवरी को होगी। समाअत से कबल नई आईनी बेंच कायम की जाएगी। आज जैसे ही समाअत के लिए बेंच बैठी, मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने बेंच में जस्टिस यू ललित की मौजूदगी पर एतराज जताया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस यू ललित से बात की। जस्टिस यू ललित ने केस से अलग होने की ख्वाहिश जाहिर की, यानी 5 रुकनी जो बेंच था उसमें से एक जज जस्टिस यू ललित की मौजूदगी पर 5 रुकनी आईनी बेंच में उनके होने पर मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन की तरफ से सवाल उठाए गए, जिस पे चीफ जस्टिस ने उनसे जब बात की इस बारे में, इस मुतालिक, तो उन्होंने इस बेंच से जस्टिस यू ललित ने खुद को अलग कर दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। बेंच के एक जज की केस से अलहदगी के बाद समाअत को मुलतवी कर दिया गया। चूंकि अगर एक जज केस से उस बेंच से अलग हो जाते हैं तो ये 5 रुकनी के बजाय 4 रुकनी हो जाता है, जो एक आईनी बेंच के लिए 5 की जो शर्त है वो पूरी नहीं होती। इसलिए इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया और अदालत ने समाअत की नई तारीख 29 जनवरी मुकर्रर कर दी है। समाअत शुरू होने से कबल केस से मुतालिक तमाम दस्तावेजात के बंडल अदालत पहुंचाए गए थे। तो अब 29 जनवरी से जो समाअत होनी है, उम्मीद की जाती है कि उससे पहले नई आईनी बेंच, 5 रुकनी नई आईनी बेंच फिर से तश्कील दे दी जाएगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर समाअत की तारीख टल गई 29 जनवरी, तो उसके बाद कई ऐसे अफराद हैं जिनका इस केस से बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक है। उनके बयानात हम आपको सुनाएंगे, जिनमें जफर याब जिलानी भी हैं, जिनमें खुद इकबाल अंसारी भी हैं। लेकिन पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम के पास। खुर्रम जो सुबह से ही इस मौजू पर वहाँ अपनी नज़र बनाए थे और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इस ताल्लुक से सुनवाई का आगाज़ हुआ तब से वहाँ मौजूद थे। खुर्रम, आपको मेरी आवाज़ मिल रही हो तो आप हमें ये बताएं कि दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, जिसका इंतज़ार था, हुआ क्या वहाँ, दरअसल किस तरह से ये चीज़ें सामने आई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से सबको ये उम्मीद थी कि आज बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जो तनाज़ा है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर समाअत होगी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं वो अपने तौर पर जो है आर्गूमेंट का आगाज़ करेंगे। आगाज़ हुआ भी, 10:30 बजे सुनवाई शुरू हुई। लेकिन जैसे ये सुनवाई शुरू हुई, जो मुस्लिम फरीक के वकील हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं राजीव धवन, उन्होंने बेंच पर ही ये कहते हुए सवाल उठाया है, जस्टिस यू ललित 1997 में उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह, जिनके वज़ीर आला रहते हुए बाबरी मस्जिद का इनेदाम 1992 में हुआ था, उनकी तरफ से वो पैरवी कर चुके हैं। तो ये सवाल उठाया गया। हालांकि राजीव धवन ने ये कहा कि वो सिर्फ इस चीज से बेंच को, सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में सॉरी भी बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। लेकिन जब ये बात उठ गई थी तो जस्टिस यू ललित और जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की जो है बातचीत हुई। उसके बाद जो है जस्टिस यू ललित ने बेंच से हटने का फैसला किया। जी, तो सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से एक जज ने यह फैसला किया क्योंकि उस पर क्वेश्चन मार्क लगा है और सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें होती हैं उसके इंसाफ पर सबका यकीन होता है, उस पर किसी तरह का भी सवाल, प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। तो वो हट गए और फिर जो है एक बार से नई तारीख जो है वो दे दी गई है। नई दस्तूरी बेंच है, नई आईनी बेंच बनाई जाएगी इस बीच में, क्योंकि 4 रुकनी बेंच नहीं समाअत कर सकती थी। अब नई बेंच आएगी, वो बेंच बताएगी कि इस मामले की कैसे समाअत होगी। रोजाना की बुनियाद पर होगी, रोजाना की बुनियाद पर होगी तो उसकी क्या रूपरेखा होगी, क्या सूरत हाल होगी, और इसी के साथ साथ क्या टाइम बाउंड सुनवाई होगी।
तो अभी जो है कहना चाहिए दिल्ली दूर है। 29 जनवरी से सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में सुनवाई होगी। अलबत्ता मुस्लिम फरीक जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका जो एतराज था वो बजा था, क्योंकि ये रिवायत रही है सुप्रीम कोर्ट की कि कोई भी ऐसा शख्स बेंच में शामिल नहीं होता और अगर ऐसी कोई बात आ जाती है तो वो बीच ही में बेंच से हट जाता है। कई बार इस तरह के कि नजीरें जो है वो हमें सुप्रीम कोर्ट में मिलती रही हैं, हाई कोर्ट में मिलती रही हैं। अगर इस तरह का कोई सवाल होता है तो खुद जज जो है वो बेंच छोड़ देता है। ये ऐसा होता रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। तो देखना होगा कि आगे जो बेंच बनेगी वो कैसी होगी और किस तरह से आगे की समाज जो है वो तय होगी। खुर्रम, जाहिर सी बात है आज जो कुछ हुआ, मतलब क्या इसे ये समझा जाए कि ये इंसाफ की राह में एक कदम ही था? देखा जाए तो मुस्लिम फरीक की तो यही दलील है कि आगे भी अगर ऐसा कोई सवाल उठता है जिससे इंसाफ पर आंच आती हुई महसूस होगी, कोई बात ऐसी होगी जो रिवायत से हटकर होगी, तो वो उसका सवाल उठाएंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो नहीं चाहते कि इस मामले में देरी हो। हालांकि जो हिंदू फरीक है उसकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इससे पहले कपिल सिब्बल ने ऐसी बातें की थी कि 2019 के बाद इस मामले की सुनवाई हो, और अब इस मामले में एक बार फिर से सवाल उठा दिया गया है। तो देरी हो रही है, हाँ देरी हो रही है, लेकिन जो मुस्लिम फरीक है खासतौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका साफ तौर पर यह कहना है कि देरी हो रही है। 50 साल से ज़्यादा पुराना मामला है। अभी 4-5 साल अगर और भी खिंच जाता है मामला तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी इस फैसला आए उस पर सबका भरोसा होना चाहिए, सबको लगना चाहिए कि इस मामले में पूरे तौर से इंसाफ हुआ है। देखा जाए तो अभी फैसले की जो घड़ी है वो काफ़ी दूर नज़र आती है, क्योंकि अभी समाअत ही शुरू नहीं हो सकी है। लेकिन हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से केस चला था उसको भी देखा है। वहाँ पर एसयू खान की जो बेंच थी वो आखिरी बेंच थी। हालांकि इससे पहले बेंच तब्दील होती रही, लेकिन उस आखिरी बेंच ने भी 100 दिन तक इस मामले की समाअत की थी। उसके बाद 8000 पेज का फैसला लिखा गया था। हालांकि एसयू खान ने भी जो मामले की समाअत की थी, उनकी बेंच ने समाअत की थी, वो भी उससे पहले 2 जज ऐसे थे जो पहले 1 साल तक इस पूरे मामले की समाअत कर चुके थे। तो हमें ये समझना चाहिए कि काफी बड़ा मामला है। और अभी एक चीज और भी जो है आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसको भी हमें समझना चाहिए। एक सवाल उठा है तराजिम को लेकर के कि जो भी तर्जुमे कराए गए हैं, क्योंकि अदालत ने पहले ये कहा था जो भी दस्तावेजात जो पार्टियां पेश करना चाहती हैं जो दूसरी जबानों में है उनके तराजिम करा करके वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए। हालांकि इससे पहले ये होता रहा था कि कोर्ट की तरफ से तर्जुमा कराया जाता था। अब ये बात उठी है कि वो तर्जुमा ठीक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को उस तर्जुमे को भी देखना है, क्या वाकई में तर्जुमा ठीक किया गया, क्या ट्रांसलेशन ठीक हुआ या उसमें चीज जो है वो बदल दी गई। तो अभी देखा जाए तो एक रुकावट और भी इस मामले में इस मसले को लेकर आ सकती है। अगर ट्रांसलेशन ठीक नहीं हुआ होगा तो एक बार कोर्ट फिर कहेगा और वो कोर्ट फिर उसका जो है ट्रांसलेशन ठीक से कराएगा और इस मामले में फिर से एक बार देरी हो सकती है। जी खुर्रम, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से एडवोकेट एजाज नकवी जुड़ चुके हैं, सीनियर वकील हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। एजाज साहब, आपका खैर मकदम करता हूं, लेकिन साथ ही साथ पहले हम उन्हें सुनेंगे कि कोर्ट में आज जो कुछ हुआ उसके बाद फरंग महली ने क्या कुछ कहा या जफर याब जिलानी ने क्या कुछ कहा। आज चीफ जस्टिस के साथ जो बेंच पे बनी उसमें 2 बातें पॉइंट आउट हुई। एक तो ये बताया गया कि जस्टिस ललित साहब को पहले 97 में कल्याण सिंह के मैटर में अपीयर हुए थे, तो कोर्ट को सिर्फ बताया गया, किसी ने एतराज़ नहीं किया। जजेस ने खुद मशवरा किया। ललित साहब ने कहा कि शायद उनका इस बेंच में कंटिन्यू रहना मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये राय है हमारे बुजुर्ग कुली की और खुद ललित साहब की, ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू। दूसरा बार उनको बताया गया कि ये हम लोगों की तरफ था चीफ जस्टिस बना सकते हैं, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर में चूँकि चीफ जस्टिस की बात आई है तो प्रॉपर होगा कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोट ले लें। तो उनका ठीक है, नोट ठीक है, उन्होंने ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर में लिखवाया पूरी ये बात कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो किसी मैटर को 2 जजेस को, 3 जजेस को, 5 जजेस को जैसा चाहे वो बनाए, देखते हुए कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है। तो इस लिहाज से वो उन्होंने बनाया और फिर उन्होंने डेट लगा दी, रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया
मुस्लिम्स को फेथ है पूरे सुप्रीम कोर्ट पर। जब पूरे सुप्रीम कोर्ट में फेथ है तो कोई 5 जजेस हो जाए, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है। यह रिपोर्ट से पता चला है कि जो अयोध्या की हियरिंग जिस बेंच को करनी थी, अब उस बेंच में कुछ तब्दीली होगी और दोबारा से हियरिंग 29 जनवरी से शुरू होगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 29 जनवरी से अब इस पे बाकायदा इंशाअल्लाह हियरिंग शुरू हो जाएगी, जिससे कि अयोध्या जैसे सेंसिटिव मामले पर फैसला हो सके और इस हमारे मुल्क को इस अहम मसले से हमेशा के लिए निजात मिल सके। और जाहिर सी बात है, हम सबका पूरा एतमाद और यकीन सुप्रीम कोर्ट पर है और उसके जजेस पर है और जो भी फैसला होगा वो हम सबको काबिल कबूल होगा। और अब सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे साथ एडवोकेट एजाज नकवी मौजूद है। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहला सवाल, आज जो कुछ हुआ, क्या ये समझा जाए कि ये इंसाफ की राह में ही एक कदम उठा? एजाज साहब। जी बिल्कुल। ये जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हिसाब से किसी भी केस की हियरिंग होती है, उसमें पहले ओपनिंग होती है, किसी तरीके का ऑब्जेक्शन होता है तो एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है। और ये बेंच की जो बात है, ये पिछले हियरिंग पर ही शुरू हो गई थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो फारूकी केस है, असलम फारूकी केस के कुछ पॉइंट्स उठाए जाएंगे, जिसमें यह है कि नमाज अदा करना फंडामेंटल राइट है। तो नमाज अदा करना मस्जिद में फंडामेंटल राइट है, इस पर एक अलग पहलू पर आर्गुमेंट हुआ था, जिसको पिछली बार में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अब उसी बात को लेकर के फिर से शुरुआत हो रही थी, जिसमें राजू धवन ने पिछली डेट्स पर ऑब्जेक्शन किया था कि चूंकि नमाज अदा करना और नमाज मस्जिद में अदा करना दोनों कहीं ना कहीं मूलभूत अधिकारों से या फंडामेंटल राइट से कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, इस वजह से 3 मेंबर बेंच इसकी हियरिंग नहीं कर सकती है, क्योंकि 3 मेंबर बेंच ने पहले ही इस राइट को रिजेक्ट किया है। लिहाजा इससे लार्जर बेंच को हियर करना चाहिए, जिसको ऑनरेबल दीपक मिश्रा जी एक्स CJI ने रिजेक्ट किया था। लेकिन अभी इस CJI ने अपने हिसाब से या अपने सुमोटो ही उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको 5 मेंबर बेंच बनाया जाए, और लिहाजा उन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। अब बेंच के सामने जब केस ओपन होना या नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ हियरिंग की बात शुरू हुई, उस वक्त एक और पेचीदा सवाल ये आया कि चूंकि एक इसमें अमुक जो है जज साहब थे, जो किसी के लॉयर रह चुके थे और जो इस केस से जुड़े हुए एक अक्यूज है, तो उन्होंने खुद भी रिक्यूज करने के लिए सोचा होगा, क्योंकि किसी भी जज का अपॉइंटमेंट जब चीफ जस्टिस करता है तो वो कभी किसी जज की रजामंदी नहीं लेता है, क्योंकि सबको सैलरी मिल रही है, सबको बराबर का प्रिविलेज है, तो हम अपॉइंट कर देते हैं एक बेंच को। उसके पहले किसी से रजामंदी या सलाह मशविरा लेना कानून में कहीं है ही नहीं, तो लिहाजा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था। आज वो चीज का कहीं बैरियर आया या उसमें एक राइडर आ गया कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, राजू धवन ने बताया, फिर भी अगर आप चाहें, चूंकि इतना बड़ा मसला है या इस तरीके का मसला या छोटे मसले, सभी में हमेशा कानून जो रहता है या कानून इस मसले की हसासियत के मद्देनजर कहीं मुस्तकबिल में ये बात ना आए कि इन 5 रुकनी जजों में से एक जज ऐसे भी थे जो एक जमाने में कल्याण सिंह जो वजीर आला रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से वकालत कर चुके थे, तो ये बात ना आए कहीं, और जब इंसाफ की तहरीरें लिखी जाएं तो वो बिल्कुल साफ और शफाफ नजर आए। क्या इसके मद्देनजर राजीव धवन ने ये बात बेंच के सामने रखी? जी इसी के मद्देनजर रखी, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर बेंच के सभी मेंबर्स को या सभी और लिटिगेंट्स को, यानी कि सभी मुद्दइयों को नहीं भी नॉलेज थी, तो उनके दिमाग में ये चीज उन्होंने डाला कि इस तरीके का एक पेचीदगी कल आ सकती है, वही मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और उन्होंने सिर्फ इन्फॉर्म किया और ये भी कहा कि इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, लेकिन हमको कोई पर्सनली ऑब्जेक्शन नहीं है, ललित साहब डिसाइड कर सकते हैं। उन्होंने ललित साहब के ऊपर ही पूरा छोड़ दिया। ललित साहब चूंकि बोल सकते, CJI ने पहले केस शुरू किया था, तो जब ललित साहब की आर्गुमेंट या उनकी जब ओपनिंग होती तो वो खुद भी कहते कि मैं रिक्यूज करना चाहता हूँ, लेकिन उसी वक्त ये मुद्दा भी आ गया, लिहाजा उन्होंने रिक्यूज करना ही बेहतर भी समझा और होना भी यही चाहिए था। अब ये रहा कि उनको रिप्लेस करके जो नए मेंबर इस बेंच में आएंगे, उसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट हमको 27-26 को मिल जाएगा। उसके बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो रहेगी उसमें 5 मेंबर पूरे हो जाएंगे और 29 को नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ हियरिंग या हियरिंग ओपनिंग की तरफ बढ़ेगी।
एजाज साहब, एक सवाल हमारा यहाँ पर ये है कि थोड़ी सी रोशनी क्या आप डाल पाएंगे कि वो कौन सा मामला था, कब का मामला था जब जस्टिस यूयू ललित ने कल्याण सिंह के लिए पैरवी की थी? ये सीबीआई का मामला है जिसमें कल्याण सिंह अक्यूज हैं और आज भी सीबीआई के मामले में कल्याण सिंह का मैटर रिजेक्ट हो चुका है और कल्याण सिंह उसमें अक्यूज हैं। चूंकि उनको एक प्रिविलेज मिली हुई है, एम्यूनिटी उसको कहते हैं, एम्यूनिटी कहते हैं कि इस तरीके के प्रिविलेज रहते हैं गवर्नर्स को। चूंकि आज कल्याण सिंह साहब जो है राजस्थान के गवर्नर हैं जी हाँ। और जब उनके ऊपर सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया था, जो डिमोलिशन की कॉन्स्पिरेसी थी, वो अक्यूज उसमें थे। वो 1992 का मैटर है। 1992 के मैटर में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली। फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई दिखी थी। उस वक्त उस केस में यूयू ललित जी अपीयर किए थे। बाद में वो मैटर को रिजेक्ट कर दिया गया 2015 में कि आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम होते हैं और ये लखनऊ सीबीआई कोर्ट में मैटर चलेगा। तो लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए, ये वही वाला मैटर है और जिसमें लबोलबाब सभी के ऊपर चार्जेस फ्रेम हुए हैं। लेकिन जो लोग अब जजेस बन गए हैं या कहीं ना गवर्नर्स बन गए हैं तो उनको तो इम्यूनिटी मिलती है ना, उनको कहीं प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता जी। तो इस वजह से वो बचे हुए हैं। तो वही ये मैटर था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपीयर किए थे यूयू ललित जी। अच्छा, एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा अपने नाजरीन के लिए कि जिस तरह से दीपक मिश्रा जो एक्स सीजेआई हैं, अब उनके वक्त में आपने अभी बताया कि 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी, ये तय किया गया था। लेकिन अब जो नए सीजेआई हैं उन्होंने ये तय किया कि 5 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। आमतौर से हमें एक आम फहम ज़बान में बताइए कि इसका फ़र्क क्या पड़ता है इससे, और कितने जजों की बेंच होती है या किन हालात में उसे हम आईनी बेंच कहते हैं? देखिए, ये कोई भी मैटर रहता है जो कोर्टों के सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, वो सिविल या क्रिमिनल रहता है। तो अमूमन सभी मैटर्स में ये कह दिया गया है कि कहीं इंपॉर्टेंट मैटर रहता है तो 3 मेंबर बेंच उसकी हियरिंग करेगी। लेकिन अगर उस मैटर में पिछली हियरिंग अगर 2 मेंबर बेंच या 3 मेंबर बेंच कर चुकी है और कहीं फंडामेंटल राइट का इशू आता है, फिर भी उस मेंबर ने, उस प्रीवियस बेंच ने रिजेक्ट किया है या अलाउ किया है, तो उसी इशू को टच करते हुआ दूसरा इशू जब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो वो आईनी कोर्ट में जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएगा। वो 5 मेंबर बेंच भी हो सकती है या उससे लार्जर हो सकती है। जैसे पिछला अगर कोई मैटर आया था, जैसे 13 मेंबर बेंच आई थी इसमें इंदिरा साहनी केस में, तो इंदिरा साहनी केस का अभी दूसरा इशू आ रहा है सवर्ण आरक्षण को या अपर क्लास रिजर्वेशन का, तो अब ये 15 मेंबर बेंच में जाएगा जी। क्योंकि उस बराबर की बेंच को बराबर की बेंच ओवरराइड नहीं कर सकती है। इसी वजह से चूंकि 1993 में असलम फारूकी वाला जो केस था जी हाँ, उसमें उन्होंने कहा था कि ये मस्जिद है और मस्जिद बुनियादी चीज होती है इस्लाम की, और जिसमें नमाज पढ़ना ही बुनियादी रिलीजियस राइट है, हमारा आर्टिकल 28 में जी। उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त रिजेक्ट किया था 1994 में। उस इशू को ये प्रेजेंट इशू टच कर रहा है कि क्या बुनियादी चीज है इस्लाम का, मस्जिद बुनियादी चीज है या नहीं है। इस चीज को राजीव धवन उठा रहे थे और दीपक मिश्रा जी ने इस चीज को रिजेक्ट किया था। दीपक मिश्रा यानी कि जस्टिस चंद्रचूड़ एंड जस्टिस खानविलकर भी थे इस बेंच में, जिन्होंने यूनानिमसली इस चीज को रिजेक्ट किया था कि अब ऑलरेडी उसमें डिसाइड हो चुका है कि मस्जिद नहीं रहती है बुनियादी चीज इस्लाम का, तो हम इसको नहीं मानेंगे। तो राजीव धवन ने बोला कि इस चीज को हम, चूंकि हम मानते हैं कि बुनियादी चीज है मस्जिद, हम इस इशू को भी कवर करेंगे आर्गुमेंट में। इसी वजह से इस बेंच को 5 मेंबर बेंच होना चाहिए। असलम फारूकी के बेंच में 3 मेंबर बेंच थी, उसको ओवरराइड ये 5 मेंबर बेंच करेगा। लार्जर बेंच हो जाए जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को या आईनी बेंच को अपॉइंट करने के लिए बार बार जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आवाज उठती रही है जी। तो मतलब क्या सीधे आम जुबान में हम ये समझें कि अगर वो 3 मेंबर बेंच है तो आईनी नहीं कहेंगे, 5 मेंबर बेंच है तो आईनी है?
आवाज नहीं आ रही है। जी, मेरा सवाल ये था कि क्या ये समझा जाए कि अगर 3 मेंबर बेंच है तो वो आईनी नहीं समझी जाएगी या कही जाएगी, अगर वो 5 मेंबर बेंच होगा तभी वो आईनी बेंच कहा जाएगा? जी 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 बिल्कुल, ये 5 मेंबर बेंच को आईनी बेंच कहा जाएगा, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को रेज किया जा सकता है या प्रीवियस बेंच के मैटर को अपील के जैसा लिया जा सकता है या उसको रिव्यू के लिए लिया जा सकता है और प्रीवियस बेंच के मैटर्स को क्वेश्चन भी किया जा सकता है। अगर ये 3 मेंबर बेंच होती तो हम असलम फारूकी के केस को यहाँ क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों पैरेलल बेंच थी। जी, मैं खुर्रम के पास चलूंगा जरा, जो दिल्ली से मौजूद है हमारे साथ। खुर्रम बेंच को पूरा पावर है कि असलम फारूक। जी हाँ, खुर्रम, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। खुर्रम, ये बताइए कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ, समाअत टल गई 29 जनवरी तक के लिए, और ये बताया गया कि हम सीजीआई की तरफ से कि हम नई बेंच तश्कील देंगे, फिर अब 29 जनवरी को तय होगा कि फिर रोजाना की बेसिस पे समाअत हो या जो भी हो। इसके फौरन बाद रिएक्शंस के तौर पे क्या आपने वहां महसूस किया? जो दूसरे फरीक हैं उनका क्या कहना था? क्या वो इस बात से थोड़े नाराज हो रहे थे कि ये एक फरीक ने खामखा ये सवाल उठा दिया बेंच में किसी एक जज के बारे में? खुर्रम, देखिए, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि जो हिंदू फरीक है वो लगातार इस बात को लेकर के अड़ा हुआ है कि जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी तरह से भी हो। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे वकील थे जिन्होंने इस बात को खुद माना कि सीजीआई का जो है वो इख्तियार है कि वो किस तरह से इस मामले की समाअत करते हैं, और जब बेंच ही नहीं रही तो समाअत कैसे होती है। लेकिन काफ़ी नाराज़गी देखने में आई, और ख़ासतौर से यहाँ पर कुछ जो हिंदू तंजीमों के लोग आए हुए थे, उन्होंने इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जो है एक तरह से नारेबाजी की और कई तरह के बयान देने की भी कोशिश की। एक प्रोटेस्ट भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर हल्का फुल्का देखने में आया है। तो देखना चाहिए कि काफ़ी नाराज़गी है और लोग जो है चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। कई लोगों ने यहाँ पर जो वकील हैं हिंदू पक्ष के, उन्होंने भी माना कि मुस्लिम फरीक भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई हो, क्योंकि जो भी मुकदमा लेकर अदालत में जाता है उसका मानना ये होता है कि सारे मुकदमे छोड़ करके उसके मुकदमे की सुनवाई हो और उसे इंसाफ मिले। ये हर फरीक चाहता है, हर मुकदमे में जो शामिल पार्टी होती है वो यही चाहती है। ये अलग बात होती है कि अदालत के पास वक्त है नहीं है, या अदालत के में जो दूसरे जजेस हैं क्या उनके पास जो है इस मामले को लेकर के कितना वक्त होगा और वो किस तरह से इस मामले को सुनना चाहते हैं, तो ये समझना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की बात की जा रही है, लेकिन सवाल ये है रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का मतलब क्या है? समाअत का मतलब ये है कि जब हमने देखा कि पिछले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा, उनके यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का मतलब था यानी हफ्ते में 3 दिन, यानी कि सोमवार, बुधवार और जुमे के दिन जो है 3 दिन जो है समाअत होती थी। लेकिन इससे पहले भी ये देखने में आया है कि कुछ जजेस ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत की, यानी रोज ही सुनवाई होती थी। जो वर्किंग डे होते थे उनमें रोजाना की बुनियाद पर सुनवाई होती थी। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि अभी बेंच को ही तय करना है कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी और रोजाना की बुनियाद की समाअत का मीनिंग क्या होगा, ये भी जो है वो देखने वाली बात होगी। चलिए इसी सवाल को एक बार लेकर चलते हैं हम एडवोकेट एजाज के पास, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। एजाज साहब, ये रोजाना की समाअत जो है, डेली बेसिस की समाअत का मतलब कानूनी अल्फाज में क्या होता है, और क्या ये समझा जाए कि ये तय है कि अगली तारीख में जब समाअत होगी तो वो रोजाना के बेसिस पे सुनवाई का वहां से फैसला सादिर हो जाएगा, या ये नई बेंच के ऊपर ये मुनहसर है कि वो जो चाहे फैसला ले? ये नई बेंच के ऊपर ही पूरा फैसला डिपेंड करता है कि वो इसको रोजाना सुनते हैं इस मैटर को या नहीं सुनते हैं। और रोजाना हियरिंग बेंच का ऐसा कोई प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट रूल्स में नहीं है। स्पेशल बेंच का प्रोविजन है। स्पेशल बेंच को असाइन कर सकता है चीफ जस्टिस, वो मास्टर ऑफ द रोल रहता है, वो अपॉइंट कर सकता है। लेकिन ऐसे मसले जो 1 साल तक लगभग सुनवाई होने वाली है, ऐसी कोई बेंच के लिए, ऐसे कोई मुद्दे के लिए स्पेशल बेंच के लिए ऑर्डर नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का इसमें रिटायरमेंट होता है, कुछ लोगों का एलिवेशन होता है, और
और बुनियादी तौर पर भी देखें तो मैं आपको एक कहावत भी मैं इसके साथ बताता चलता हूं, क्योंकि एक सिंगल बेंच थे मुंबई अटैक केस में, उन्होंने भी कहा था कि हम डेली अपने माँ बाप की नहीं सुन सकते, हम एक ही केस कैसे सुन सकते हैं जी। तो ये 5 लोगों का बेंच है, आप 5 को पूरे साल अगर असाइन करके एक केस में रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें नाइत्तेफाकी भी होगी उनके साथ में जी, और कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पर उनके भी कुछ काम रुकेंगे, जिसमें दूसरे हियरिंग पेंडिंग है। ऑलरेडी उन्होंने कुछ सुनवाई करके रखी है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, ऑर्डर साइन करना है, उसका री हियरिंग है, उसमें रिव्यू आना है, क्यूरेटिव पिटीशन आना है, जिसमें उनको रहना ही पड़ेगा। बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जिसमें अभी फैसले हुए हैं, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ है, जैसे होमोसेक्सुअलिटी वाला मैटर है जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन अभी आने वाली है, इसमें दूसरे मैटर से बॉम्बे के तो उसमें क्यूरेटिव पिटीशन आएगी, जिसमें खानविलकर साहब भी, जिसमें दूसरे जजेस भी हैं। तो ऐसे मैटर्स में परमानेंट फुल बेंच नहीं बन सकती है, ये सबको है, इसको वाजे मान लेना चाहिए। और एक सवाल वही क्लियर करना है कि अगर रोजाना की बुनियाद पर सुनवाई से क्या मतलब हुआ कि हफ्ते में 6 या 7 दिन या फिर हफ्ते में 2 या 3 दिन? रोजाना बुनियाद का मतलब 5 दिन हुआ ना जी, रोजाना सुनवाई का मतलब 5 दिन हुआ। 3 दिन भी अगर वो करें तो हाफ वीकली वो बेंच रहेगी जी, और वो सुनवाई करेगी यानी दोशंबा यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए भी 2 साल चाहिए रहेगा, क्योंकि इतने ज्यादा एविडेंसेस हैं। अच्छा, इसमें जिरा है, आर्गुमेंट है, इसमें कई सवालात हैं, उसके बाद में इसमें आर्गुमेंट जब होगा तो ड्राफ्ट ऑफ आर्गुमेंट जब जाएंगे वो भी कई हजारों में जाएंगे जी। और अभी खुर्रम जो कह रहे थे कि तराजिम को लेकर जिन डॉक्यूमेंट्स के तर्जुमे पर सवाल उठा था कि इनके तर्जुमे कराए जाएं, तो वो तर्जुमा जो है उसे भी एक्सेप्टेंस मिलना या ना मिलना, ये भी एक पॉइंट आ सकता है जी। उसके ऊपर एक अलग से हियरिंग होगी, उसमें अलग से एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा, कोर्ट का रजिस्ट्रार भी हो सकता है वो, और वो फिर से अपनी ओपिनियन देंगे कि ये है। चूंकि इसमें कई चीजों का जो रिलायंस दोनों पक्षों ने किया हुआ है वो बिल्कुल एक दूसरे से जुदा है। जैसे कुछ पर्शियन स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे कुछ देवनागरी हैं, जैसे पाली है, जैसे ओरिजिनल रामायण जो है वो कहीं ना कहीं पाली से मिला जुला है, तो उसका जब भी रेफरेंस आएगा उसके कई एक ही वर्ड के कई मीनिंग निकल रहे हैं। आप जरूरी तौर पर अपने फेवर में काम करेंगे, मैं अपने फेवर में काम करूंगा, लेकिन अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करना रहेगा, फिर उस पर कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट रहेगा, फिर वो ओपिनियन देगा, फिर उससे जिरा होगी, कहीं ना कहीं उसके ऊपर फिर एक्सपर्ट ओपिनियन रहेगी, एक्सपर्ट ट्रांसलेटर्स की ओपिनियन रहेगी, एक्सपर्ट डिक्शनरीज मंगाई जाएंगी। इसमें वक्त तो चला जाएगा, कम से कम ये जो आपने ट्रांसलेशन वाली बात कही हुई है इसमें ही 3 से 4 महीना जा सकता है इस इशू को क्लियरिफाई करने के लिए कि ये एब्सोल्यूट ट्रांसलेटेड कॉपी है कि नहीं, और अगर एब्सोल्यूट है तो इस पे कोर्ट इसको एडमिट करती है कि नहीं। अच्छा, कोर्ट के एडमिशन पर भी किसी को अगर फिर से ऑब्जेक्शन रहे तो वो भी अपना एक काउंटर एफिडेविट या काउंटर रिप्लाई फाइल कर सकता है। बहुत शुक्रिया जी। सेकंड काउंटर या ज्वाइंटर फाइल होगा जी। ये जी एडवोकेट एजाज नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका इतनी तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे नाज़रीन के लिए। दरअसल हमारी कोशिश यही थी कि हम इस चीज को समझ सकें, अपने नाज़रीन तक इस चीजों को आसानी से समझाने की कोशिश कर सकें कि ये मामला पूरा क्या है, और जो अदालत से जो फैसले आते हैं वो कई मरहलों से होकर गुजरते हैं।